15 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 फरवरी या 11 फरवरी? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है कि भारत के सभी क्षेत्रों में किस तरह से हम प्रोडक्शन और उसको अच्छे से क्वालिटी में इम्प्रूव करके हम बढ़ाया जाए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये जागरूकता फैलाता है। और इस दिन के लिए प्रोडक्शन और इनोवेशन किस तरह लाएं, इन सब के बारे में ये फैलाव करता है, जागरूक करता है। और कम से कम संसाधनों का उपयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम किस तरह से उत्पादित कर सकते हैं, इन सब चीज़ की रूपरेखा तैयार करता और बढ़ावा करता है। तो सही आंसर इसका जो होगा वो है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटिक शपथ किस क्षेत्र में दिलाया जाता है? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पॉलिटिकल में या इकोनॉमिक्स में? दोस्तों, हिप्पोक्रेटिक शपथ ये दिलाया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में। अगर हम बात करें थोड़ा हिप्पोक्रेटिक शपथ का, इस शपथ में जब कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल बैकग्राउंड का है, जब उसने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया है, तो उनको इसकी शपथ दिलाई जाती है। एक कोड ऑफ एथिक्स है, नैतिक संहिता है कि किस तरह से हम इस प्रोफेशन में काम करें। तो इसको लिए एक हिप्पोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती है जो कि कोड ऑफ एथिक्स है। अगर बात करें हिप्पोक्रेटिक के बारे में, इन्होंने प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस ने लिखा था और इस शपथ को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संशोधित किया गया था। 1948 में जिनेवा के कन्वेंशन में इसको स्थापित किया गया था। और यह चिकित्सक के पेशेवर कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है, यानी किस तरह से हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशनल में डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उनको काम करना चाहिए, इन सब की रूपरेखा तैयार करके इनकी शपथ दिलाता है। अगर बात करें हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, तो ये हमारे भारत में जितने चिकित्सक हैं उनका एक स्वैच्छिक संगठन है। जिस तरह से जो वकील होते हैं उनका एक संगठन होता है बार ऑफ काउंसिल, अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो वो जाकर उस मुद्दे को देखते हैं। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टरों को परेशानी हो रही किसी नियम कानून से, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसका जो है ड्यूटी होती है कि उसको देख रेख करे, जितने भी हमारे इंडिया भर में डॉक्टर हैं उनके हित के लिए देखभाल करना। इसे 1928 में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर दिया गया था। और ये भारत के समाज अधिनियम तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। अब बात करें विश्व चिकित्सा संघ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है। यह दुनिया भर के जितने चिकित्सक होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है और यह 18 सितंबर 1947 को स्थापित किया गया था। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ इंडिया भर के डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई उनकी प्रॉब्लम हो रही तो उसको रिजॉल्व करता है और उनके हमेशा हित की बात करता है। इसी तरह से जो विश्व चिकित्सा संघ है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, ये विश्व भर के डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है और उनको उनके हित के लिए हमेशा बात करता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका है जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में हिप्पोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। 13 फरवरी 2022 को एक संसदीय सभा ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। बात के राष्ट्रपति की, जिस तरह हमारे इंडिया में राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है, तो जर्मनी में राष्ट्रपति लगातार 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यानी 5 साल को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 साल के लिए चुने जाते हैं। और जर्मनी में संसदीय प्रणाली है, जिस तरह हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ एक नाम की पावर होती है उनके पास, मेन पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। उसी तरह से जर्मनी में बात करें तो वहाँ की जो संसदीय प्रणाली है, वहाँ पर चांसलर जो होते हैं सरकार का मुखिया होते हैं। जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, उसी तरह जर्मनी में चांसलर सरकार का मुखिया होता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो जर्मनी में अभी जो इनका राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है?
81वां है, 46वां या 75 या 67वां। अभी डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है ये जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस इंडेक्स को जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसने अभी इस बार 165 देशों का काउंटिंग किया है इंडेक्स को जारी करके। अगर हम स्कोर की बात करें, इस स्कोर में सबसे ऊपर नॉर्वे है जो कि 9.75 स्कोर हासिल हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड क्रमशः तीसरे चौथे नंबर और पाँचवें स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे कम 0.32 के साथ सबसे कम स्कोर किया। इससे पहले उत्तर कोरिया था। इस बार सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान है। अगर बात करें कौन कौन से मापदंडों, कौन कौन से पिलर पे काम करता है, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स को किस किस मापदंडों पर देखता है, वो है सरकार के कामकाज, किस तरह सरकार कामकाज कर रही है उस देश में, चुनावी प्रक्रिया किस तरह से है, बहुलवाद, राजनीतिक भागीदारी, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संस्कृति, इन सबको देख कर डायमेंशन पे ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर जारी करता है। हम बात करते हैं अब इंडिया की। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की बात करें इस टाइम वो 46वां स्थान पर है। भारत का ओवरऑल स्कोर 6.91 है और जो 5 मापदंड होते हैं उसमें से राजनीतिक संस्कृति में 5 नंबर मिला है, चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद में 8.67, नागरिक स्वतंत्रता में 6.18 और राजनीतिक भागीदारी में 7.22 और सरकार के कामकाज में 7.5 अंक मिले हैं। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो चीन 148 स्थान पर है, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत कम है। म्यांमार 166, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है ऐसा इंडेक्स अगर देखें तो, क्योंकि चाइना में भी तो नहीं है, वहाँ पर तो दूसरी सरकार है कि हमेशा कि राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, शी जिनपिंग। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ, इसलिए वहाँ पर इनकी रिपोर्ट 166 हो गया। नेपाल तो 1010 है और पाकिस्तान के 104 है, भूटान के 81, बांग्लादेश का 75 और श्रीलंका का 67। लगता है नेपाल का 101 होगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, 101 होगा, देखना पड़ेगा, 101 होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा भारत की जो पोजीशन है वो है 46वां पोजीशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PSLV C-52 किस देश का मिशन है? नासा का, इसरो का, जाक्सा या रोस्कोमास का? अभी हाल ही में इसरो ने PSLV C-52 का मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2022 के अपने पहला मिशन 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया। PSLV C-52 जो है ये 14 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से लॉन्च किया गया। इस काम क्या करेगा? ये उपग्रह थर्मल इमेजिंग कैमरा शामिल है, यानी ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा पृथ्वी पर, और ये कैमरा पानी के सतह के तापमान के साथ साथ भूमि तापीय और वनस्पति के परिसीमन के आकलन में मदद करेगी। यानी सैटेलाइट कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर सरफेस बहुत ज़्यादा हॉट है, कोल्ड है, और वनस्पति कितने हमारे एरिया में फॉरेस्ट है, इन सब का आकलन करेगा। इसका जो वज़न है 1710 किलोग्राम है। और बात करें 529 किलोमीटर के सूर्य की जो तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा वहाँ परिक्रमा करेगा। 2 छोटे उपग्रह और भी साथ में लॉन्च किए गए हैं। एक है छात्र उपग्रह इंस्पायर सैट-1 और एक है प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS 2D। ये 2 उपग्रह साथ में लॉन्च किए गए हैं। तो मैंने इसमें जो सही आंसर होगा कि किसका मिशन है PSLV C-52, ये है इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो का मिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री माधवाचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी हाल ही में न्यूज में थे श्री माधवाचार्य जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माधव नवमी के अवसर पर श्री माधवाचार्य को श्रद्धांजलि दी। इनके बारे में अगर बात करें, इनका जन्म दक्षिण भारत में उडुपी के निकट तुलू क्षेत्र के वेलीग्राम नामक स्थान पर कर्नाटक में हुआ था। विजयदशमी के दिन पर इनका जन्म हुआ था, तो उनका नाम वासुदेव रखा गया था। वे वेदों और पुराणों के युग के बाद भारतीय विचारों को प्रभावित करने वाले दार्शनिकों की तीसरे स्थान पर ही हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक शंकराचार्य जी हैं, एक रामानुजाचार्य जी हैं और तीसरे श्री माधवाचार्य जी हैं। उन्हें द्वैत या द्वैतवाद के दर्शन को प्रतिपादित किया था इन्होंने, और अच्युत प्रेक्ष ने ही उन्हें माधव की उपाधि और उसी नाम से आज तक प्रसिद्ध है।
तो इसका सही आंसर जो होगा, जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म इनका हुआ था कर्नाटक में हुआ था। और ये तीसरे नंबर के त्रिमूर्ति हैं दार्शनिक के, जो इंडिया में फिलासफी फैलाते हैं हिंदुज़म की, वो तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर शंकराचार्य जी हैं, फिर सेकंड नंबर पे है रामानुजाचार्य जी, और थर्ड पे आते हैं माधवाचार्य जी आते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्सा एक्ट किस देश का है, कार्सा एक्ट किस देश का है, रसिया का है, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का है। कार्सा एक्ट ये यूएसए का है। इस एक्ट के तहत ये कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शन लगाता है कि आप उस देश से हथियार नहीं खरीद सकते। अभी हाल ही में जो इंडिया का जो डील हो रहा है S-400 और रसिया के साथ हो रहा है, तो इसी के तहत अमेरिका लग रहा है कि अमेरिका इस एक्ट के तहत इंडिया पर एक सैंक्शन लगा सकता है। इसके तहत इसने पहले ही चीन और तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। और S-400 की बात करें, ये रसिया द्वारा बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी मोबाइल है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। और ये हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह विश्व में सबसे खतरनाक आधुनिक एवं परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह में हवा मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। और यह अगर बात करें अमेरिका द्वारा जो विकसित है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको बोलते हैं थार्ड, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है S-400 मिसाइल। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।